गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान में अपन लेसन नंबर 6 डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें बाजरे की, ज्वार, मक्का, गेहूँ, चावल की वैज्ञानिक खेतियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम जौ की वैज्ञानिक खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, कैसे इनकी जलवायु होगी, दैनिक जीवन में हमारे इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, क्या काम आती है ये फसल, प्रति हेक्टेयर से कितने बीज लेने हैं, उस बीजों को किससे उपचारित करना कि इसमें कोई किसी प्रकार के रोग नहीं फैले, बुआई कब करनी चाहिए, कौन सी ऋतु की फसल है, कितना खाद और उर्वरक मिलाना, सिंचाई की कौन कौन सी क्रांतिक व्यवस्था है के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जौ का वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नाम कल्चर है ऑयडियम वल्गी, और ये पोएसी या ग्रेमिनेसी कुल का सदस्य है, और ये एक बीजपत्री पादप मोनोकोट की श्रेणी के अंतर्गत आता है, और ये भी आपके अदलनी फसल की कैटेगरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अदलनी फसल एक बीजपत्री पादप है, पोएसी या ग्रेमिनेसी कुल का सदस्य है, जिसका वैज्ञानिक नाम ऑयडियम वल्गे है। अब अपन वन बाय वन इसके टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला रहेगा इम्पोर्टेंस या महत्व, कि हमारा जौ का इम्पोर्टेंस या महत्व क्या होता है। तो जौ आपकी रबी की ऋतु में उगाई जाने वाली एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और इस खाद्यान्न फसल का प्रयोग मानव आहार और पशुओं के दाने एवं चारे के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और गेहूं के आटे के साथ मिलाकर के इसकी रोटी बना करके भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ इसमें औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। शराब, बियर, फाइबर पेपर, फाइबर बोर्ड इत्यादि प्रकार की सामग्री को तैयार करने के लिए जौ का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर जो है इसका प्रयोग है वो बियर और शराब को सिंथेसिस निर्मित करने में किया जाता है, और ये एक कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है, जो इसमें कि इनके कार्बोहाइड्रेट के दाने में 64 से 78% हैं, वो कार्बोहाइड्रेट की परसेंट कंटेंट मात्रा पाई जाती है। बात करें जलवायु की, इसकी फसल के लिए कैसा क्लाइमेट होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये रबी की ऋतु की फसल है, तो इसके लिए जलवायु कैसा चाहिए, ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए, यानी कि शीतोष्ण जलवायु की फसल है, शीतोष्ण जलवायु की फसल है, और इनके लिए ठंडे और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें जहाँ पर 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर भी आप इसको उगा सकते हैं। इसके अलावा जौ के अच्छे अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, और पौधे के वृद्धि और विकास के लिए 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है, और इसकी मैच्योरिटी के समय यानी कि जब इसमें परिपक्वता आती है उस समय इसमें 30 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि रहता है तो इसका वृद्धि और विकास अच्छा रहता है। अगला है मृदा एवं खेत की तैयारी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बलुई दोमट या दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त है। बलुई दोमट या दोमट मृदा इसके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है, और ये जौ की खेती हल्की लवणीय जो सारी भूमियाँ होती है
वहाँ पर इसका प्रयोग सफलतापूर्वक अपन कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्र में आप क्या करें कि जौ के लिए खरीफ की फसल जब कट जाती है उनके बाद आप मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई कर दें और सिंचित क्षेत्र में पलेवा कर 2 से 3 बार जुताई कर देसी हल या हैरो से खेत को आप क्या कर लें, तैयार कर लें और जुताई के बाद हल्का सा पाटा चला करके मिट्टी को आप भरभूरी बना लें तो अच्छा रहता है। और इनके पादप संरक्षण यदि हमें उपलब्ध करवाना है तो जैसे ही कोई भूमिगत कीट है तो उनकी रोकथाम के लिए प्रति हेक्टर की दर से 25 किलोग्राम एंडोसल्फान 25 किलोग्राम केजी एंडोसल्फान 4% मात्रा लें और क्विनाल फॉस का आप 1.5% का चूर्ण मिट्टी में मिला देने से भूमि के अंदर जितने भी कीट होंगे उससे इनकी सुरक्षा हो जाएगी और आपका पादप सफलतापूर्वक सर्वाइव कर सकेगा। जो कि 29 किस्में BL2, ज्योति, RD31, RD57, RD103, RD387, राजकिरण, RD2552, RD208, RD2660, RD2592, RD2624 और RD2715 जैसी किस्में उपयुक्त रहती है। इसके अलावा आपके जो कि कुछ 29 किस्में जिसमें पहली आती है बिलाडा 2, ज्योति और RD, ये सब मैंने बता दी। जितनी भी प्रकार की RD की वैरायटीज हैं ये सभी रोली रोधक किस्में हैं। कैसी है? रोली रोधक किस्में। एक रोली कीट है, इसमें ये होता है तो इससे इनको फायदा मिलता है। एक RD2508 मैंने आपको बताई है, ये पीली भूरी रोली मोलिया रोग होता है। जो में क्या होता है? मोलिया रोग। उस मोलिया रोग के बचाव में या उसके प्रति आपकी रोग रोधक किस्म मानी जाती है। इसमें इस जो की विशेषता है अधिक फूटान, लंबी बालियाँ, पतला छिलका, मोटा दाना और उच्च तापमान को भी सहन करने में सहनशील किस्म मानी जाती है। पानी भराव वाले असिंचित क्षेत्रों के लिए भी ये उपयुक्त मानी जाती है। तो ये थी 29 किस्में। एक है RD2715, ये सिंचित भूमियाँ जहाँ पर होती है, जहाँ पर सिंचाई के पानी की सुविधा होती है वहाँ पर आप बुआई कर सकते हैं। और ये पीली भूरी रोली रोग के प्रति उच्च सहनशीलता रखती है और मोलिया को कम करती है। इनकी इस किस्म की विशेषता क्या है? चौड़ी पत्तियाँ, बालियाँ पकने पर पीली पड़ जाती है, बालियों में दानों की संख्या अधिक, हरा चारा, कटाई के बाद सामान्य सिंचाई एवं हल्के नाइट्रोजन छिड़काव और कृषि क्रियाओं के साथ अच्छी उपज देता है। ये मैंने आपको बता दी थी इसकी 29 किस्में। अब है बीज दर। आप प्रति हेक्टर कितना बीज लेंगे कि आपकी फसल है वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। तो सामान्यतः सिंचित क्षेत्र वाली भूमि होती है, वहाँ पर आप 100 किलोग्राम बीज बुआई में काम मिले। और असिंचित क्षेत्र हैं जहाँ पर लवणीय भूमियाँ होती है, ऐसी भूमि में आप 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बीज है वो क्या रहता है? पर्याप्त रहता है। तो ऐसा कार्य कर सकते हैं। बुआई से पहले बीज प्रति किलो बीज दर को आप 2 ग्राम थायरम और 2 ग्राम मैंगोजेब, 2 ग्राम थायरम 2 ग्राम मैंगोजेब, 2 ग्राम कार्बेंडिज्म और 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 5 ml क्लोरपाइरिफॉस जैसी दवाइयों से बीजों को उपचारित कर सकते हैं। ये जो बीजों के उपचार की मेडिसिन है ये ऑलमोस्ट सभी फसलों में कॉमन है। अब दलहनी एक होती है अदलहनी फसलें, उसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए एरोबैक्टर और एजोबैक्टर जो कल्चर पाउडर आते हैं उसका प्रयोग करते हैं। और आगे अपन पढ़ेंगे दलहनी फसलें,
उसमें केमिकल वही है, लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले जीवाणुओं के लिए राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, वो आप ध्यान से सुन लेना। तो मेडिसिन कौन सी है? एक थायरम है, दूसरी मैंकोजेब, कार्बेंडिज्म है, ट्राइकोडर्मा है और क्लोरपाइरीफॉस जैसी मेडिसिन से इन बीजों का उपचार किया जाता है, ताकि भूमि में नमी रहती है, उस नमी के संदर्भ में कुछ कवक है, कीट है या फिर दीमक है, ऐसे के कारण प्रारंभिक स्तर में पादप है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है या फिर उसको जड़ों से प्लांट को नष्ट कर लेता है। तो उनके बचाव के लिए अपन इन रसायनों की सहायता से बीजों का उपचार करते हैं। अब आता है बीज अपन ने ले लिए 100 किलोग्राम और 120 किलोग्राम सिंचित असिंचित भूमि में। अब बुआई कब करनी है और बुआई की मेथड, किस विधि से बुआई करनी चाहिए? जो कि फसल की बुआई असिंचित क्षेत्र में, जहाँ पर आपके पास पानी का कोई स्रोत नहीं है, वहाँ अक्टूबर से अक्टूबर माह में, ठीक है। जहाँ असिंचित भूमि है वहाँ अक्टूबर माह में, सिंचित भूमि है वहाँ पर आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 1 महीने तक। और पंचेती बुआई, पंचेती मतलब एक आगत्री होती है, एक पावन होता है, ठीक है। तो आगत्री और अंगेती, आगत्री मतलब अंगेती, पावन मतलब पचेती। तो आप पचेती बुआई 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक भी कर सकते हैं। और इसमें कतार से कतार की दूरी आप 22 सेंटीमीटर और देर से बोते हैं तो 25 सेंटीमीटर रखें। पौधे से पौधे के बीच की दूरी आप 10 से 11 सेंटीमीटर रखें और बीजों की गहराई है वो आप 5 से 6 सेंटीमीटर पर है वो कर सकते हैं। खाद एवं उर्वरक, जो कि फसल के लिए कितना खाद और उर्वरक देना चाहिए? जो कि फसल के लिए आप जब मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं तो 8 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद, 8 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद भूमि में मिला दें। और इसके अलावा आप 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 20 से 30 किलोग्राम पोटास या 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट ZnSO4 मिला करके प्रति हेक्टेयर मिला दें तो आपका वृद्धि और विकास अच्छा होता है। ये थी खाद और उर्वरक की मात्रा। आगे आती है सिंचाई। सिंचाई किसी भी फसल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है और जल के अभाव में पादप सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए समय पर सिंचाई करना बहुत जरूरी होता है। तो सिंचाई की आवश्यकता इसको ज़्यादा पड़ती है। जौ को सामान्यतः हल्की एवं दोमट मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई की और भारी मिट्टियाँ यदि होती है तो वहाँ पर आपको 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जो है ना। और बुआई के 25 से 30 दिन बाद आप पहली सिंचाई करें, जबकि आपने 15 नवंबर को इसकी बुआई की तो आप उससे 1 महीने के बाद 15 दिसंबर 20 दिसंबर तक है वो आप पहली सिंचाई फसल को कर लें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार जब आपको पता चल जाता है कि अब इस फसल को जल मांग की आवश्यकता है, उस संदर्भ में आप है वो सिंचाई करते रहें। फूल आने, दाने की दूधिया अवस्था होने पर पानी की कमी नहीं रहने देनी चाहिए। यानी कि ये फूल बनना, दूध दाने में दूधिया पड़ना, ये जो कि सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं है। इस समय आपको पानी की कमी है वो नहीं आने देनी चाहिए। इस समय यदि पानी आप दे देते हैं फसल को तो इसका उपज, आपको प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता अच्छी मिलती है। और यदि सिंचाई समय पर नहीं करते हैं तो इसकी पैदावार पर इसका नेगेटिव प्रभाव, कुप्रभाव देखने को मिलता है। ये थी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। दूसरी बात करें नहरी क्षेत्र,
जहाँ नहर चलती है वहाँ पर पहली सिंचाई 25 से 30 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 60 से 70 दिन बाद और तीसरी 100 से 110 दिन के बाद। तो इस प्रकार से 3 या 2-3 सिंचाई में आपकी जौ की फसल पक करके तैयार हो जाती है। अब आता है निराई गुड़ाई का कार्य। तो प्रथम सिंचाई के 10 से 20 दिन के अंदर कम से कम एक बार है वो निराई गुड़ाई का कार्य कर आप खरपतवार को अवश्य निकाल दें और आवश्यकता अनुसार इसके बाद भी आप खरपतवार को निकालते रहे। पादप संरक्षण जौ की फसल में पादप संरक्षण गेहूं की फसल की तरह ही करना चाहिए, जिसमें आपके रोली रोग, पीली भूरी पत्ती रोली रोग जैसी बीमारियां होती है। तो आप दोबारा एक बार गेहूं की फसल का अध्ययन जब कर रहे हो उस समय गेहूं की फसल में जो मैंने पादप संरक्षण पढ़ाया था एज इट इज सेम जौ में और ज्वार में सेम आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें एक समस्या रहती है चूहों की। जौ की फसल है, खेती में चूहों की समस्या रहती है। अब चूहे क्या करते हैं कि फसल अंकुरित होते समय या पकते समय चूहे इस फसल को कुतरते हैं और विशेष प्रकार का नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो इनके चूहों की रोकथाम के लिए आप जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, को 47 भाग आटे, तिल या मूंगफली के तेल में मिलाकर विषैला चूहा तैयार कर लें। यानी कि जिंक फॉस्फाइड का एक पाउच आता है, पाउडर आता है, उस पाउडर को आप आटे, तिल, मूंगफली या तेल इन सभी के साथ मिक्स करके एक लड्डू तैयार कर लें और इसमें इस दवाई को मिला लें। उसके बाद जहाँ पर इसके चूहे के आपको बिल दिखाई देते हैं उसके पास है वो 6-6 ग्राम है वो रख दें। जैसे ही चूहे इसको खाएगा तो इसकी मृत्यु है वो हो जाती है। तो इस प्रकार से आप चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं और इनसे इसका बचाव किया जा सकता है। ये हो गया पादप संरक्षण। अगला है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। जौ की फसल की कटाई मार्च अप्रैल में, जब फसल के पौधे पर बालियां सूखकर पीली या भूरी पड़ जाए तो कटाई कर लें। आप अधिक पकने पर बालियां गिरने की आशंका रहती है तो आप समय पर इसकी हार्वेस्टिंग कर लें। और जैसे ही हार्वेस्टिंग हो जाती है तो आप थ्रेसर की सहायता से इसकी थ्रेसिंग का कार्य संपादित किया जा सकता है। यानी कि जो दाना है भूसे से दाना को अलग करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपन थ्रेसिंग कहते हैं। तो कटाई और मड़ाई का ये कार्य हो जाता है। अब कई बार किसान है वो इसमें चारा उत्पादन के लिए भी इसका प्रयोग करता है। जौ को चारा के रूप में, हरे चारे के रूप में भी प्रयोग करता है किसान। तो जौ का चारे में हमें कितना उत्पादन प्राप्त होता है, वैसे ये दाने वगैरह की बात करें तो प्रति हेक्टर की दर से 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर 35 से 40 क्विंटल तो क्या मिलता है दाना। 50 से 55 क्विंटल भूसे से इनकी प्राप्ति हो जाती है। और असिंचित भूमियाँ हैं वहाँ पर आपको 15 से 20 क्विंटल दाना प्रति हेक्टर की दर से उपलब्ध हो जाता है। ये तो बात कर ली दाने की। अब बात करते हैं चारे की। तो जौ की फसल की हरे चारे के लिए भी किसान बुआई करता है ताकि पशु हरा चारा भी खाना पसंद करता है। तो ये जौ की फसल है वो हरे चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है, जिसमें आप हरे चारे के लिए जौ की बुआई अक्टूबर माह में करते हैं। तो आपको इस हेतु चारे के लिए कर रहे हैं तो बीज दर की मात्रा आपको थोड़ी क्या लेनी है, अधिक लेनी है, जिसमें आप 125 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बीज ले सकते हैं। और इसकी पहली कटाई बुआई के 75 दिन के बाद, जैसे ही आपने बुआई कर ली उससे 75 डेज हो गए, 75 दिन हो गए, उस 75 दिन के अंदर अंदर है वो इसकी कटाई आप कर लें। दूसरी कटाई पहली कटाई के 45 दिन के बाद, जैसे ही आपने 75 दिन में आपने जौ की हार्वेस्टिंग की है पहली कटाई, तो दूसरी कटाई आप उस दिन के बाद 45 दिन के बाद आप कर सकते हैं।
और इसी प्रकार आगे से आगे जब तक ये नए नए फूटान इसमें निकलते रहते हैं तो आप इस समय अंतराल में पानी देने के बाद भी इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरसों की मिश्रित इंटरक्रॉपिंग से हरे चारे की गुणवत्ता एवं उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। जो और सरसों को आप साथ में बो सकते हैं, ठीक है। और दोनों रबी की फसल जब आपके जो बड़े होंगे उनसे पहले वो सरसों की कटाई हो जाती है, तो इस समय आप उसमें सरसों की हार्वेस्टिंग हो जाएगी और फिर शेष क्या बचेगा आपका जौ। तो जौ की आप बार बार कटाई करके ये चारे के रूप में इसका उपयोग ले सकते हैं। तो ये आज अपन ने बात की जौ की वैज्ञानिक खेती के बारे में। ये चावल, ज्वार, जौ, जई, मक्का और गेहूँ, ये सारी की सारी फसलें एक बीजपत्री पादप की कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। पोएसी ग्रेमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं और ये सब की सब अनाज उत्पादक फसलें हैं। और कौन सी है? अदलहनी फसलें। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगले लेक्चर वीडियोज़ में अपन दलहनी फसलों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दलहनी मतलब लेग्यूम उत्पादन, जिससे हमें अनाज के रूप में दालें प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? दालें। तो उस दालों वाली फसलों का अध्ययन नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे अपन करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।